नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। प्री बोर्ड अच्छे से हो गया। वाकई बहुत आसान प्रश्न पत्र आया था, परंतु अब आपको चिंता हो रही है कि अंक पता नहीं कितने आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट करके मुझे कहा कि मैं उस प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र का हल बता दूं ताकि वे जान सके कि उनके अंक कितने आएंगे। बच्चों, आपके शिक्षक भी, चाहे अध्यापक हैं या अध्यापिका, वे अवश्य ही कक्षा में इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। ये बात सही है कि वे दिवाली के बाद करेंगे, और जो दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं इन दिनों आपके मन में ये चिंता रहेगी कि पता नहीं कितने अंक आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अंकों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में यह सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली प्रथम सत्र की परीक्षा का अभ्यास था। और इसमें आपको जो सोचने लायक बात है वह यह है कि आपने इसमें यदि कहीं अंक कटाए तो क्यों कटाए, क्या गलती रह गई जिसे आप आगे के लिए सुधार लें। तो इसी उद्देश्य से मैं यहाँ प्री बोर्ड प्रश्न पत्र का हल प्रस्तुत कर रही हूँ। जल्दी से आप अपना प्रश्न पत्र जो आपके घर पर होगा ही उसे साथ लेकर के बैठिए और अपने उत्तर जांचते चले जाइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी गलती रही है। और यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो यहाँ प्रश्न मैं आपको दिखाई रही हूँ, जो लंबे लंबे प्रश्न हैं, जैसे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। और हम सीधे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पर ही चर्चा करते चले जाएंगे और आप उनका मिलान करते जाइए। जितने आपके उत्तर गलत हों उन पर विचार अवश्य कीजिएगा कि यहाँ गलती हुई तो क्यों हुई, ताकि यह आपके सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में गलती दोबारा ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह है प्री बोर्ड प्रश्न पत्र, जो कि इवनिंग शिफ्ट का यानी द्वितीय पाली का है। इसमें जो ऊपर सामान्य निर्देश दिए गए हैं वह आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और इसमें खंड का अपठित बोध पर आधारित है, जिसमें कि अपठित गद्यांश है। और इसके जो प्रश्न दिए गए हम सीधे वहाँ चलते हैं। बच्चों, यदि आप ज़रूरत महसूस करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे स्वयं अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 4 विकल्प हैं, साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा, राष्ट्र को एक साथ लाने की गौरवशाली यात्रा, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, या गांधी जी की दांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, राष्ट्र को एक साथ लाने की गौरवशाली यात्रा। दूसरा प्रश्न, अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से कितने पहले शुरू हो चुका है? 75 दिन, 70 सप्ताह, 75 सप्ताह, या 75 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 75 सप्ताह। तीसरा प्रश्न, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, क्या चलेगा? स्वतंत्रता संग्राम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, या स्वच्छ भारत पखवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग, आज़ादी का अमृत महोत्सव। चौथा प्रश्न, आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ नहीं है स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, या स्वच्छ भारत का अमृत। इसका सही उत्तर होगा स्वच्छ भारत का अमृत, विकल्प संख्या घ। और प्रश्न 5, भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ कब? 1947 में, 1957 में, 1857 में, या 1950 में। तो सही उत्तर है 1857 में, ग विकल्प। और प्रश्न संख्या 6, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या सरदार पटेल ने। इसका उत्तर होगा ख, लोकमान्य तिलक ने। आगे प्रश्न संख्या 7, गद्यांश में नमक से अभिप्राय है वफादारी, ईमानदारी, बेईमानी, या आज़ादी। तो इसका सही उत्तर होगा वफादारी। आगे 8वां प्रश्न,
निर्भर शब्द में उपसर्ग होगा कौन सा? नी, निर, निर्भ या फिर नी? तो सही उत्तर है ख यानी निर। 9वां प्रश्न दांडी यात्रा से संबंधित है। नमक कानून या फिर आत्मनिर्भरता, साबरमती आश्रम या ब्रिटिश शासन से? तो इसका सही उत्तर है क नमक कानून से। 10वां प्रश्न गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। स्वतंत्रता का महोत्सव, आज़ादी का जश्न, आज़ादी की वर्षगांठ या आज़ादी का अमृत महोत्सव? सही उत्तर है घ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी प्रकार बच्चों ये आगे अब जो दूसरा गद्यांश आ रहा है इसे भी आप अपने आप से पढ़ेंगे और इस गद्यांश के प्रश्न देखते हैं। इसमें 11वां प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन कब हुआ? 10 अगस्त 2021 को, 8 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 को या 7 अगस्त 2020 को? तो सही उत्तर है ख 8 अगस्त 2021 को। प्रश्न संख्या 12 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए थे? 7, 6, 5 या फिर 10? सही उत्तर 6 यानी विकल्प संख्या ख। भारत ने स्वर्ण पदक किस प्रतिस्पर्धा में जीता? भारोत्तोलन में, कुश्ती में, बैडमिंटन में या जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में? तो इसका सही उत्तर है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था। 14वां प्रश्न टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन या फिर बजरंग पूनिया? तो इसका सही उत्तर है क मीराबाई चानू। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता, या मीराबाई चानू से पूर्व कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में पदक जीता, या लवलीना से पूर्व विजेंदर ने बॉक्सिंग में पदक जीता, या महिला हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है घ महिला हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। 16वां प्रश्न भारत ने टीम स्पर्धा में 41 साल बाद किस खेल में कांस्य पदक जीता? हॉकी, भारोत्तोलन, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? सही उत्तर है क हॉकी। आगे 17वां प्रश्न कुश्ती की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने कितने पदक जीते? 3, 4, 2 या 1? सही उत्तर है ग यानी 2। 18वां प्रश्न प्रतिस्पर्धा शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द अलग करने पर होगा क्या? प्र प्लस ती स्पर्धा, प्रति प्लस स्पर्धा, प्र प्लस ती प्लस स्पर्धा या प्र प्लस तिस प्लस स्पर्धा? तो सही उत्तर होगा ख वाला प्रति और स्पर्धा। 19वां प्रश्न गौरवान्वित से अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? सम्मानित, प्रताड़ित, विज्ञापित या फिर आयोजित? तो इसका सही उत्तर है क सम्मानित। 20वां प्रश्न गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। ओलंपिक में चीन की बादशाहत, टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि, खेलों की दुनिया या ओलंपिक 2020? तो इसका सही उत्तर होगा ख टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि। आगे काव्यांश दिए गए हैं, ये काव्यांश भी बच्चों आपको अपने आप से ही पढ़ने हैं और इनको पढ़ने के बाद अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले प्रश्न संख्या 21 जो कि पहले काव्यांश पर आधारित है। हमारे भाव कैसे हो रहे हैं? कलुषित, मधुर, दयापूर्ण या फिर गलत? सही उत्तर है विकल्प संख्या क कलुषित। आगे 22वां प्रश्न तिमिर शब्द का क्या अर्थ है? तेरा, अंधकार, प्रकाश या प्रिय? सही उत्तर ख यानी अंधकार। और 23वां प्रश्न
जुगनुओं सा वीथियों से टिमटिमाना चाहता हूँ में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या फिर अनुप्रास? सही उत्तर ग उपमा, क्योंकि सा आ रहा है। 24वां प्रश्न, यहाँ सब कहते क्या हैं? हम एक परिवार हैं, हम भिन्न भिन्न हैं, हम सब द्वेष रखते हैं या कुछ नहीं कहते? तो सही उत्तर क्या होगा? क हम एक परिवार हैं। 25वां प्रश्न, द्वेष की दीवार कहाँ है? विचारों में, दिलों के बीच, आपस में या कहीं नहीं? सही उत्तर क्या है? ख दिलों के बीच। 26वां प्रश्न, अंतःकरण में क्या है? पीड़ा, तीर की चुभन, पत्थर या कठोरता? उत्तर सही होगा क पीड़ा। आगे 27वां प्रश्न, कवि हृदय से क्या कहना चाहता है? प्रेम की क्या बहाना चाहता है? प्रेम की सरिता, आपसी भाईचारा, द्वेष भावना या कुछ नहीं? उत्तर होगा सही क प्रेम की सरिता। 28वां प्रश्न, कवि किसके समान टिमटिमाना चाहता है? वीथियों की तरह, जुगनुओं की तरह, गीतों की तरह या सभी प्रकार के? तो सही उत्तर है जुगनुओं की तरह। आगे 29वां प्रश्न, उसके लिए हमें दूसरा काव्यांश अपने आप से पढ़ना है। तो आइए देखिए 29वां, विश्व शांति के साधक क्या चाहते हैं? जंग, शांति, हरियाली या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है ख यानी शांति। आगे 30वां, खूनी खाद का अर्थ है हिंसा, नफरत की भावना, रक्त या कोई भी नहीं? सही उत्तर है ख नफरत की भावना। 31वां प्रश्न, कवि किस सपने को भंग नहीं होने देगा? युद्ध विराम का सपना, युद्ध का सपना या फिर वैभव का सपना या धन प्राप्ति का सपना? तो इसका सही उत्तर होगा क युद्ध विराम का सपना। आगे 32वां प्रश्न, मुंह में शांति बगल में बम पंक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति है कौन सी? बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ऊंट के मुंह में जीरा, मुंह में राम बगल में छुरी, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ग मुंह में राम बगल में छुरी। 33वां प्रश्न, कफन बेचने वालों से तात्पर्य है अंतिम क्रिया का व्यापार करने वाले, कफन बेचने वाले, हथियार बेचने वाले या मौत का सामान बेचने वाले? तो इसका सही उत्तर होगा घ मौत का सामान बेचने वाले। 34वां प्रश्न, कवि ने किसके विरुद्ध जंग छेड़ रखी है? भूख के विरुद्ध, बीमारी के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध या क व ख दोनों? तो 34वें का सही उत्तर है घ यानी क व ख दोनों। 35वां प्रश्न है, दुनिया किसका चेहरा जान गई है? हिंसा फैलाने वालों का, नफरत फैलाने वालों का, जंग चाहने वालों का या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर घ उपर्युक्त सभी। 36वां प्रश्न, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक है जंग न होने देंगे, शांति, मेरी अभिलाषा या हिंसा? तो सही उत्तर होगा क जंग न होने देंगे। आगे 37वां प्रश्न देखिए जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पर है। मुद्रित माध्यमों की विशेषता है कौन सी? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम या उपयुक्त सभी? सही उत्तर घ उपयुक्त सभी। आगे 38वां प्रश्न, समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली है उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, वस्तुनिष्ठ शैली या फिर आलंकारिक शैली? तो सही उत्तर का उल्टा पिरामिड शैली। आगे प्रश्न संख्या 39, श्रोताओं से संचालित माध्यम माना गया है कौन सा? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या समाचार पत्र? सही उत्तर है क रेडियो। 40वां प्रश्न,
कविता लेखन का पहला उपकरण है? अलंकार, वाक्य, शब्द या फिर अर्थ? सही उत्तर ग, शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं क्या? बिंब और छंद, अलंकार, रस या फिर शब्द? तो इसका सही उत्तर होगा क, बिंब और छंद। आगे खंड ग में जो काव्यांश दिया गया है उसे आप स्वयं पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न देख लीजिए। 42वां प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने अनजान क्षितिज का प्रयोग किसके लिए किया है? पड़ोसी देशों के लिए, विदेशी शरणार्थियों के लिए, आक्रमणकारियों के लिए या महासागरों के लिए? तो इसका सही उत्तर है ख, विदेशी शरणार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 43, लघु सूरधनु से पंक्ति में अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर यमक? तो सही उत्तर है ख, उपमा। आगे प्रश्न संख्या 44, काव्यांश में तामरस शब्द से अर्थ निहित है कौन सा? कमल, सूर्य, आगे दो विकल्प और दिए गए हैं, चंद्रमा या फिर घड़ा। 45वां प्रश्न देखते हैं, कवि द्वारा भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, इस भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, या अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त है, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। 46वां प्रश्न, उड़ते खग में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? भारत सभी शरणार्थियों की आश्रय स्थली है, यह केवल पक्षियों की आश्रय स्थली है, पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ते हैं, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर होगा का, भारत सभी शरणार्थियों की आश्रय स्थली है। आगे पठित गद्यांश है जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद आगे प्रश्न देखिए। अब आगे है प्रश्न संख्या 47, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के प्रति लेखक की दृष्टि रहती थी? आधुनिक दृष्टि, पुरातात्विक दृष्टि, सख्य भाव की दृष्टि या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ख, पुरातात्विक दृष्टि। आगे 48वां प्रश्न है, चौधरी साहब की स्वभावगत विशेषताओं में थी बातों में वक्रता, रईसी, तबीयतदारी या उपर्युक्त सभी? तो इसका भी उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 49वां प्रश्न, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? रामचंद्र शुक्ल के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के लिए या फिर उपर्युक्त सभी के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के लिए। 50वां प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश अवतरित है प्रेमघन के छाया स्मृति से, सुमरिनी के मन के पाठ से, बालक बच गया पाठ से या फिर संवदिया पाठ से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? क, प्रेमघन की छाया स्मृति से। 51वां प्रश्न, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, वाक्य से ज्ञात होता है कि चौधरी साहब नौकरों को डांट कर रखते थे, चौधरी साहब बातचीत की कला में कुशल थे, चौधरी साहब क्रोधी व्यक्ति थे, या चौधरी साहब स्वार्थी व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर होगा ख, चौधरी साहब बातचीत की कला में कुशल थे। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देख लीजिए, संवदिया कहानी का प्रतिपाद्य है ग्रामीण जीवन का महत्व, बंटवारे की पीड़ा, संवदिया का महत्व या फिर मानवीय संवेदना? तो सही उत्तर होगा घ, मानवीय संवेदना। 53वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा जीवन के यथार्थ को समझने ही नहीं देती, आशा व्यक्ति को यानी प्रेमी को बावला बनाए रखती है, आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाई रहती है, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 54वां प्रश्न, कार्नेलिया के व्यक्तित्व की विशेषता है
विदेशी होने के बावजूद भारत को अपनाने वाली, प्रकृति प्रेमी, केवल क और ख दोनों। तो सही उत्तर होगा घ, क व ख दोनों। 55वां प्रश्न है, तोड़ो कविता में कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का व्यक्ति मानता है? ईमानदार व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, भिखारी या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है ईमानदार व्यक्ति, यानी विकल्प संख्या क। 56वां प्रश्न, बालक बच गया लघु निबंध में बालक से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया? धर्म के कितने लक्षण हैं, रस कितने हैं, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है, या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा घ, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न नहीं पूछा गया था। प्रश्न संख्या 57 देखिए, दुर्लभ बंधु के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शेक्सपियर या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे 58वां प्रश्न, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, सूरदास के इस कथन से उसके चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? हार ना मानने की प्रवृत्ति, क्षमाशील, प्रतिशोध की भावना या फिर सहनशील? तो सही उत्तर है हार ना मानने की प्रवृत्ति। अपने पति भैरव के व्यवहार से तंग आकर सुभागी छिपी रही। इस 59वें प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं, जगदर के घर में, मंदिर में, सूरदास की झोपड़ी में या अमरूद के बाग में? जगदर के घर में और मंदिर में तो हो ही नहीं सकता। बाकी जो दो विकल्प हैं ये दोनों ही सही हैं, सूरदास की झोपड़ी में और अमरूद के बाग में। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि अपने पति भैरव के व्यवहार से तंग आकर, यानी ये सामान्यता बात है, तो इसीलिए यहाँ विकल्प ग वाला ठीक होगा, सूरदास की झोपड़ी में। क्योंकि जो अमरूद के बाग में ये तो केवल उस रात को छिपी हुई थी जिस रात को आग लगी थी, जबकि यहाँ पर पति भैरव के व्यवहार से तंग आकर वाली बात की गई, यानी एक सामान्य बात की गई है कि व्यवहार से तंग आकर वो कहाँ छिपती थी? सूरदास की झोपड़ी में। आगे 60वां प्रश्न है, आरोहण कहानी के आधार पर पहाड़ी स्त्रियों की स्थिति है शिक्षित एवं सुदृढ़, अत्यंत सरल सहज, कठिन और दयनीय, ख व ग दोनों? तो इसका सही उत्तर होगा घ, यानी ख व ग दोनों। 61वां प्रश्न है, महीप अपनी मां की मृत्यु का कारण किसे मानता था? स्वयं को, भूस्खलन को, रूप सिंह को या फिर भूप सिंह को? तो उत्तर है भूप सिंह को, अपने पिता को। 62वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, सूरदास आग की राख में क्या ढूंढ रहा था? अपने रुपयों की थैली, बर्तन, और अन्य दो विकल्प इसमें कट चुके हैं, लेकिन इसका सही उत्तर तो क ही है, अपने रुपयों की थैली। तो बच्चों, आप यदि इवनिंग शिफ्ट का पेपर देकर आए हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी अवश्य दोहराइए, और यदि मॉर्निंग शिफ्ट वाला दे के आए हैं तो इवनिंग वाला भी अवश्य दोहराइए, क्योंकि ये एक तरह से प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मुझे आशा है बच्चों कि आपको अवश्य ये समझ आ गया होगा कि आपने यदि कहीं कोई गलती की है तो उसे कैसे सुधारोगे, और अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसको बताइए, चर्चा कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।